अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और मेगा बिजनेस इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई और खुद मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया। और अपने आप में ये इवेंट अब तक का देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आयोजन बनकर सामने आया है। इस आयोजन से और इस इन्वेस्टमेंट समिट से उत्तर प्रदेश को क्या मिला, उत्तर प्रदेश को कितना लाभ हुआ, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी बदली, इन सब पहलुओं पर आज हम चर्चा इस डिबेट में करने वाले हैं। आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज बहुत ही हाई प्रोफाइल और मेगा इवेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति आज यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आए। ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट्स जब होती हैं बहनों भाइयों, तो प्रदेश में एक सकारात्मक औद्योगिक और बिजनेस का वातावरण विकसित होता है, जिसके जरिए हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते हैं, प्रदेश में अपने तमाम लोगों के लिए रोजगार इकट्ठा कर सकते हैं। रोजगार सृजन के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और तमाम बड़ी मेगा यूनिट्स को भी हम अपने प्रदेश में स्थान दे सकते हैं, ताकि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। बहनों भाइयों, ऐसे प्रयासों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार को या जो भी ऐसी इन्वेस्टर समिट आयोजित होती हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि इनको बढ़ावा मिलना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव को अप्रिसिएशन होना चाहिए। एटलीस्ट इस बात की कोशिश हो रही कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, बिजनेस फ्रेंडली माहौल हम अपने राज्य में कैसे जमा करें और अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हम कैसे ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े औद्योगिक बिजनेस घरानों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आकर्षित करें। बहनों भाइयों, यह भौगोलिक सच्चाई है और हम इसे नकार नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला, असीम अवसरों वाला उत्तर प्रदेश है। इस देश की 25 करोड़ की, इस राज्य की 25 करोड़ की आबादी अपने आप में एसेट है। 25 करोड़ लोगों के लिए एक बड़ी सप्लाई चेन, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स को बनाना और इसको मेंटेन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ही पूरी कर देना अपने आप में किसी भी दुनिया के एक बड़े देश की आपूर्ति व्यवस्था को संभाल लेने के बराबर है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि हम अर्थव्यवस्था को अपनी मजबूत कर सकें। बहनों भाइयों, किसी से आपके राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी से आपके क्षेत्रीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आए और जब बात प्रदेश की तरक्की की आए, हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए कोशिश इस बात की है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम कैसे आमूलचूल परिवर्तन करें। क्या हम सलाहें दें सरकार को, हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर सकते हैं ताकि इस अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करें। मैंने फिर कहा कि लोगों के राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, हमारे किसी के राजनीतिक विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात प्रदेश की तरक्की और आर्थिक खुशहाली की आए, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव्स को बहनों भाइयों प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज आए प्रपोजल्स, हमें कोशिश ये करनी कि ऐसे माहौल उत्तर प्रदेश में विकसित हो कि जितने भी प्रपोजल्स आए हैं इनका रियलाइजेशन हो जाए, यानी ये ज़मीन पर उतर आए। अभी तो ये तारे हैं, इनको आपको ज़मीन पर लाना है। बस यही है वो बात जहां एक सकारात्मक वातावरण से ही आप राज्य का विकास कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए काम और धंधे की आप व्यवस्था कर सकते हैं। राज्य को आर्थिक तरक्की के पायदान में एक नई सीढ़ी पे हमें पहुंचाने की जिम्मेदारी इस सब की है, इस मौजूदा पीढ़ी की भी, आने वाली पीढ़ी की भी। और ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन पर बल मिलना चाहिए। आज आए प्रपोजल्स के जरिए मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश को जो रिकॉर्ड प्रपोजल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में, फार्मा सेक्टर्स में, लॉजिस्टिक में बहुत
उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य, मैंने आपसे बताया कि लॉजिस्टिक में असीम संभावनाएं हैं, फार्मा सेक्टर में असीम संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। अब सरकार को चाहिए कि अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं उनमें रेवोल्यूशनरी चेंज लाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी ड्राफ्ट करके लोगों के बीच जाना चाहिए और उन्हें अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट्स को प्रोत्साहन कैसे मिले? हम अच्छा औद्योगिक और बिजनेस का वातावरण राजनीति से इतर, सामाजिक राजनीतिक मतभेदों से इतर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आज की परिचर्चा मैंने इसी विषय पर आमंत्रित किया। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है ताकि हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश में उद्योग और बिजनेस के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाने में भूमिका का निर्वहन करें। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं। निवेश लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया है, अभी सिद्ध हो चुका है कि सफल हो चुकी है। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है और मैं मानता हूं कि ये 3 दिन उत्तर प्रदेश के आने वाले 3 वर्षों के लिए बहुत शुभ और फलदायी होने वाले हैं, इसका मुझे विश्वास है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector and governance. Uttar Pradesh was always known for being the most populous state in India for its agrarian base and for its proximity to the national capital region. However, it was a laggard in industrial development despite having a large consumption base. That picture is slowly and dramatically changing thanks to a pragmatic and industry-friendly administration and rapid pace of infrastructure development. तो बहनों भाइयों, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लेम किया है कि 33 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ के रिकॉर्ड प्रपोजल्स उनके पास आए हैं और 18,600 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के पेपर्स इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटीज़ के उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साइन हुए हैं। मैंने फिर कहा कि इनको रियलाइजेशन पर के टास्क पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आज की परिचर्चा में संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, मुकेश सिंह IACC के चेयरमैन हैं, रंजीत सिंह डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मोहित सूरी IIA के प्रेसिडेंट हैं मेरे साथ इस कार्यक्रम में, उपासना अरोड़ा यशोदा हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, और भाविक पारिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, कारपोरेट सेक्रेटरी इंडो कनाडा चैम्बर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड में। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट समिट तो यहीं पे हो रही है डिबेट में। आप सबका धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की शुरुआत संजय चौधरी जी से करना चाहता हूं। संजय जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या संदेश दिया है, और अब आपके सामने टास्क है कि प्रपोजल्स तो आए हैं, इनका रियलाइजेशन होना सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए। कि निश्चित रूप से सरकार ने इस बड़े आयोजन के पीछे अपनी 5 साल की मेहनत को लगाया है। मैं 2-3 ऐसी चीज़ों की चर्चा करना चाहूँगा। उद्योगों के लिए ज़रूरत ऐसी है कि उत्तर प्रदेश जिस स्थिति में है उसके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे यहाँ परिवहन की समस्या सबसे ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश राज्य है जो समुद्र से भी नहीं जुड़ा है। जब तक
परिवहन की लागत कम नहीं होती तब तक किसी भी उत्पाद को और देशों में या और जगह पर बेहतर दाम पर बेचना एक मुश्किल हो जाता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जो भी राज्य देश में बहुत तेजी के साथ जिनमें औद्योगिकरण हुआ, विकास हुआ, वो समुद्र के किनारे थे। इस बार की सरकार ने सबसे पहले उस परिवहन पर ही काम करना शुरू किया, सड़कों का बेहतर जाल बनाया, लेकिन बनारस को हल्दिया के पोर्ट तक जोड़ा। और हम जानते हैं कि जल परिवहन सबसे सस्ता होता है, उसकी कॉस्ट मिनिमम होती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का कोई भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जहां कार्गो प्लेन लैंड कर सकते थे, बड़े प्लेन होते थे। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट भी ऐसा नहीं था कि जिसको और बड़ा किया जा सके, उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी। तो सरकार ने नोएडा के अंदर एक एशिया का सबसे बड़ा एक ऐसा एयरपोर्ट बना रही है जिसमें कार्गो प्लेन के साथ जो यहां के उत्पाद होंगे वो भी बहुत कम समय में पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। बिजली की व्यवस्था को बहुत बेहतर किया, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर किया। सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया। और जिस चीज की बात है कि सरकार में स्थायित्व है, सरकार दूसरी बार चुन के आई है, इसलिए यह विश्वास और बना है कि उत्तर प्रदेश में अब स्थायी सरकारों का अब दौर मुझे है। बताइए कि इन प्रपोजल्स के रियलाइजेशन के मुद्दे आते हैं, यानी आपका फॉलोअप अगर स्ट्रांग होगा तभी आप मैक्सिमम इसको रियलाइज कर पाएंगे, वरना 8-9% तक अगर रुक गया तो फिर इस प्रपोजल्स पे भी सवाल उठेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश ने इसकी तैयारी बहुत बेहतर की है। 25 से ज्यादा ऐसी पॉलिसीज हैं जिसका मेकओवर हुआ है, वो पॉलिसीज बदली हैं और इतनी आकर्षक पॉलिसीज बनाई है उत्तर प्रदेश ने, जिससे उत्तर प्रदेश का वर्तमान भी ठीक होगा और भविष्य भी संवरेगा। ऐसी योजनाओं को बनाया है, कुछ ऐसी पॉलिसीज को देखा है जो आज की हैं और पॉलिसीज में ऐसे परिवर्तन किए हैं जिससे आने वाले भविष्य के आधार पर विद्युत की जरूरतें, ऊर्जा की जरूरतें और पूरे के पूरे वातावरण को ठीक करने की भी इसके पीछे एक सोच है। ईवी पॉलिसीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पॉलिसी बनाई है वो बहुत आकर्षक है। यहां आने के पहले मैं जिस सेशन में था उसमें ईवी की जो पॉलिसीज है उस पर चर्चा हो रही थी और किस प्रकार से सोलर एनर्जी को हम अपने यहां यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम उस एनर्जी का यूज करेंगे। उसके लिए दो तीन बातें, यानी कि 15,000 रुपए वार्षिक की दर पर 1 एकड़ जमीन 30 साल तक के लिए मिलने की बात है। तो बहुत सारे निवेशकों ने इस वैकल्पिक ऊर्जा को प्राप्त किया है। तो हम अपनी अब आपके सामने बैक ऑफिस में फॉलो अप अरेंजमेंट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि आप प्रोजेक्ट रियलाइजेशन, मैं बार बार इस पर इंफेसिस कर रहा हूं कि इसके रियलाइजेशन पर आपने ध्यान देना है। नहीं, उसके लिए हमने तकनीक बनाई है, यानी कि कोई भी उद्योगपति इन नई योजनाओं के आधार पर नई पॉलिसीज को देखकर इसमें घर पर बैठकर ही उसने वो निवेदन करेगा और उसका जो उसकी एप्लीकेशन है उसमें जो कमियां हैं वो उसको बताई जाएंगी ऑनलाइन और उसको जल्दी से जल्दी कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये ऑनलाइन व्यवस्था की हुई है। तो मैं समझता हूं कि सारे मोर्चों पर होमवर्क बहुत बेहतर है और इस बेहतर वातावरण में जो आज हमको दिखाया कि अपेक्षा से दोगुने से भी ज्यादा उद्योगपति खुद आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, वो कंपनीज आई और आने के बाद का अर्थतंत्र और बढ़े, हम सब की तो यही कामना है। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, वो भी ग्लोबल लेवल पे। कांग्रेस पार्टी क्या धारणा रखती है और ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट्स और कैसे की जाएँ, हम यूपी का औद्योगिक वातावरण, यूपी का बिजनेस माहौल को और कैसे बेहतर करें, आपके पास कोई सुझाव है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं आज की समिट पर? ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। आज संजय चौधरी जी ने एक बात बड़ी ईमानदारी से कही, उन्होंने कहा कि साहब पारदर्शी तरीके से, तो संजय चौधरी साहब ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से जो आज 2018 में क्या नाम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उसकी बात कर लें। उसमें 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, लगभग 1100 प्रपोजल आए थे, जिसमें से 300 प्रपोजल के आसपास 2 बार प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ में ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, प्रधानमंत्री जी भी उसमें थे। और उसके बाद मेरी जो जानकारी है, जो सरकार से जानकारी मिली है, मात्र 106 कंपनियां जो हैं वो अपना काम शुरू कर पाई और जिसमें एक जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था सैमसंग का, वो पुरानी सरकार का किया हुआ था। इन लोगों ने दोबारा एमओयू साइन किया था, यानी उस प्रपोजल का कोई लगभग 30,000 करोड़ का इन टोटलिटी में। और बाकी सारी की सारी कंपनियां देसी कंपनियां थी, हम लोगों के यहां अपने घर की कंपनियां थी, कोई 1 करोड़ की, कोई 50 लाख की, कोई किसी की, कोई किसी की।
ये स्थिति इनकी पुराने क्या नाम इन्वेस्टर समिट की है। आज मुझे नहीं पता, ले दे करके दो कंपनियां, एक तो सैमसंग और एक कोल्ट की जो हरदोई में फैक्ट्री लगी थी। अब इन्होंने नई वो कर दी, इन्होंने कहा साहब ग्लोबल समिट है। बिल्कुल ठीक बात है। आज अगर आप समिट को देखें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ब्रजेश भाई कि कौन सी ग्लोबल समिट थी। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, संजय भाई को भी कह रहा हूं कि अभी यूपी के नाम इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के नाम पे आप वेबसाइट पर जाएं, आप कहें कि डेनमार्क, कहें कि साहब हमें डेनमार्क, चूंकि उसके लिए मिल्क प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, आप उसको निकालिए, हम ये अगर किसी कंपनी से बात करना चाहते हैं तो वहां रिजल्ट आता है 0। यूएई से अगर हम किसी भी कंपनी से बात करना चाहते हैं रिजल्ट आता है 0। ले दे करके सिराथू की तहसील से लेकर के गोंडा के जिले तक और बाराबंकी के जिले से लेकर के सहारनपुर के जिले तक, यहां के जो लोकल उद्योगपति हैं उनमें से ऐसे ऐसे लोगों को जो कि बैंक के डिफॉल्टर स्वयं हैं, उनसे आप इन्होंने इतनी मायूसी क्यों फैला रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर? सर मैं मायूसी नहीं, मैं आपके सामने सच अरे 4 रुपए भी आए, मैं कहता हूँ 2 रुपए भी आए, ठीक है, व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल। मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कहा सुरेंद्र जी कि हमें आज राजनीतिक मतभेदों को अलग कर देना। मैं स्वयं चाहता हूं कि ये बात संजय जी तक पहुंचे ताकि संजय जी इस चीज को ठीक कर। मैं टाइम दूंगा संजय जी, प्लीज वेट। संजय जी भी इस चीज को ठीक करा ले ना। आप एक बात बताइए, जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, चाहे वो लखनऊ के हो, सहारनपुर के हो, बाराबंकी के हो या कहीं, उनके पास साथ आप 55 करोड़ का 100 करोड़ रुपए का एमओयू साइन कर रहे हैं, जो पहले से बैंक के डिफॉल्टर हैं, मैं नाम नहीं लेता यहां पर, उन लोगों का अगर आप इस तरीके की बात करेंगे। जो आपके घर आया है उसको वेलकम करो। अरे पहले सुन तो, 10 रुपया भी लाया हो तो वेलकम करो। तो सर 10 रुपए लाने में क्या नाम, अगर आप 10,000 करोड़ खर्च कर लेंगे, इस मेरी जो जानकारी है संजय जी करेक्ट करेंगे, 1000 करोड़ के आसपास खर्च हुआ, 350 करोड़ तो क्या नाम वहां पर ही खर्च हुआ वृंदावन योजना में, वो जो टेंट सिटी और टेंट वेंट तो आप मायूस हैं इस समिट से? सुन लीजिए, अब ये देखिए अब वही मसला हो थोड़ा गेस्ट तो ठीक है सर, लेकिन कम से कम पूरी बात तो हो गई सर। नहीं हुई ना सर। अभी आप मायूस हो, ये बताओ। अच्छा आप मुझे 50 सेकंड और दें। गो अहेड प्लीज। तो आप जो है वो 350 करोड़ रुपए का काम एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाले में महीनों उसके जो लोग थे वो जेल में रहे थे। ऐसे लोग आज की डेट में वहां टेंट लगा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि आप अच्छा काम कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट लाइए, लेकिन जो पहले आपने एमओयू साइन किए थे, क्या फिल्म सिटी बन गई? 2 फिल्म सिटी के एमओयू साइन हुए थे, 2 फिल्म सिटी के। कितने चिलर प्लांट लग गए उत्तर प्रदेश में, जरा बताएंगे आप हमें? तो हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये ग्लोबल समिट नहीं, क्या ना इवेंट समिट है, कुछ अधिकारी और कुछ मंत्रियों का पैसा खाने। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मुकेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, आईएसीसी के उत्तर प्रदेश चैप्टर के चेयरमैन हैं। मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो उत्तर प्रदेश में आज हुई और लखनऊ में बहुत मेगा समिट हुई, इसका एक तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बताइए, दूसरा इसका आज इम्पैक्ट क्या पड़ा, और 32,92,000 करोड़ यानी तकरीबन 33 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। तो आपकी कम्युनिटी और आपका चैम्बर इसको कैसे, इसका बारे में क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं देश के 2 बड़े बायलैटरल ट्रेड के चैम्बर को भी रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर और इंडो कैनेडियन चैम्बर, और भाविक भाई मेरे सहयोगी है जो इस डिबेट में भी है, जो इंडो कैनेडियन के कॉर्पोरेट सेक्रेटरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने कम समय में 19 देशों में गए और वहाँ जाके यूपी की पॉलिसीज़ को 1 to 1 डिस्कस किया। भाविक जी अपने स्पेल में बोलेंगे इस बात को। 19 देशों में सरकार का जाना, सेक्टोरल पॉलिसीज़ को जा करके वहाँ डिस्कस करना, और उतने ही कम समय में इतना बड़ा इंटेंट 32-33 लाख करोड़ का इंटेंट लेकर के आना, ये असाधारण बात है। ये योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार ही कर सकती है, पूर्ववर्ती किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। रही बात ग्राउंडेड होने की, जो बार बार सुरेंद्र राजपूत जी क्वेश्चन करते रहेंगे और वो करते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। आप पॉलिटिकल आदमी नहीं, आप चैम्बर रिप्रेजेंट, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो बात यह है कि जो इंटेंट आया है वो समय समय पर, जो मॉनिटरिंग की बात हो रही थी, जो संजय जी को क्वेश्चन किया जा रहा था कि आप मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, देखिए सरकार सिस्टमैटिक तरीके से चैम्बर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के, चैम्बर्स के मेंबर्स को साथ में लेकर के सरकार सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही है। आप मुझे बताओ कि किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, लॉजिस्टिक, फार्मा
आईटी, एग्रीकल्चर? जितने भी सेक्टर है, आईटी में इन्वेस्टमेंट है, हीरा नंदानी का आपको डेटा सेंटर का आपको इन्वेस्टमेंट पता है, मतलब किसी भी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। कुमार मंगलम बिरला ने अभी आपके सामने ही अनाउंस किया, आपने उनका चलाया, मुकेश अंबानी जी का चलाया। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे आईटी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में। मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में, इवन लखनऊ में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट उम्मीदों के मुताबिक है? उम्मीदों से भी ज्यादा है, क्योंकि जब 10 लाख करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया था, तो एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोग को भी ये लग रहा था कि 10 लाख करोड़ तो टच करेंगे, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, बट 300% जो है टारगेट अचीव करना, मैं पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहित सूरी जी को आमंत्रित करता हूं, आईआईए के अध्यक्ष हैं। सूरी जी, बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में, डिबेट में, परिचर्चा में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को लेकर। आप क्या धारणा रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अधिक हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको लगता है कि और बूस्ट किए जाने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेट और बिजनेस सेक्टर को यूपी में इन्वाइट कर सकें? सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया। मैं सबसे पहले तो अपने जो भी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बोलना चाहता हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बट मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की विजडम क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दीज टू पार्टीज़ हैव रूल्ड इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर 90% ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs भेजे हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद भी जो हमारा विकास है वो बहुत कम रहा है। अगर आज आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने बहुत कैटेगरीली बोला है कि मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ। प्राइम मिनिस्टर बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, उन्होंने ये पोटेंशियल को रियलाइज़ किया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तर प्रदेश को बहुत निगलेक्ट किया गया है। इसीलिए कोई ना कोई रीज़न है जो वाराणसी से चुनाव लड़े, बावजूद इसके कि वो 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड टाउन है। सेकेंडली, अगर आपने आज मुकेश अंबानी जी की बात सुनी होगी, जो उन्होंने अपना ओपनिंग एड्रेस दिया, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरा लखनऊ में स्वागत है, लखनऊ लक्ष्मण जी का शहर है और ये राम की जन्मभूमि है। 72 साल या 75 साल, जितने साल भी इंडिपेंडेंस को हुए हैं, हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि हमारे पास थी, उसमें हम टूरिज़्म नहीं डेवलप कर पाए। तो इसमें किसकी गलती है? क्यों यूपी को निगलेक्ट किया गया? यूपी एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग स्टेट है, हम लोग मेरे ख्याल पूरे कंट्री के लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद भी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम है। ये किसकी गलती है? हम लोग किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करें बजाय कि पिछली हुई गलतियों पर ध्यान दें? हमें किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है? प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का है। इस गवर्नमेंट ने एक काम इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा कर दिया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। यूपी में आज से 10 साल पहले आदमी आने से डरता था जस्ट बिकॉज ऑफ एन लॉ एंड ऑर्डर। आई कैन अश्योर यू कि आज लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कोई यूपी में इंडस्ट्री लगाने से डरेगा नहीं, जो पहले मेजर डर होता था। गवर्नमेंट का इंटेंट बहुत अच्छा है। अभी मैं अपने कांग्रेस के भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कितना इन्वेस्टमेंट आया कितना नहीं आया, वो एक बात की बात है, बट एटलीस्ट इंटेंट है। और ये इंटेंट कांग्रेस के ज़माने में कुछ साल के लिए नज़र आई थी जब राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर थे और ND तिवारी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। बट उसके बाद अब जाके इतने सालों के बाद यूपी को यह सौगाव मिला है, तो हम लोग इस पर पॉलिटिक्स नहीं करके इसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रदेश में कैसे खुशहाली होनी है। क्यों हम गुजरात से पीछे हैं? और भी राज्यों के मुकाबले हमें अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी गवर्नेंस, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर भी बहुत ध्यान हमें देने की जरूरत है। उसके लिए सुझाव दें तो वो बेटर रहेगा। शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को आमंत्रित करूंगा। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रंजीत मेहता जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेहता जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हुई इन्वेस्टर समिट को लेकर आप क्या धारणा रखते हैं? उत्तर प्रदेश में किस तरह का औद्योगिक वातावरण बना है? और जो भी प्रपोजल्स आए हैं 33 लाख करोड़ के आसपास के, अब क्या सरकार के सामने चैलेंजेस हैं, इनको कैसे हम रियलाइज करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। पहली बात तो ये है, जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में हुआ है, ये एक यूपी के लिए एक नए विजन की शुरुआत है। जिस तरीके से
पूरे दुनिया से यहाँ पे लोग इन्वेस्टर्स आए हैं। सबसे पहले जो हमारे भारत की छवि पूरी दुनिया में बनी और दुनिया में जितने भी बिजनेसेस, टॉप बिजनेस इन्वेस्टर्स थे, वो आज ये बात करते हैं कि अगर आप भारत में नहीं हैं तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और जब कोई भी कंपनी आज अगर भारत में आती है, उसके लिए बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात होगी कि वो यूपी में नहीं है। ये आज उत्तर प्रदेश का एक माहौल है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बिजनेस एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम जिसमें पैदा किया है प्रदेश में, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जहां पहले लोग इन्वेस्टर्स आने से घबराते थे, आज उनको अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ न कुछ यहां पे मिस कर रहे हैं। उसका कारण यह है, उत्तर प्रदेश, अगर आप यूके को ले लीजिए, कनाडा को ले लीजिए, दोनों की पॉपुलेशन मिला के दुगनी पॉपुलेशन जो है, इतना बड़ा बाजार, इतना बड़ा मार्केट, देखिए जितना मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश है। चैम्बर्स का रोल किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस प्रपोजल्स, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत बड़ा है। चैम्बर्स बेसिकली सरकार और इंडस्ट्री और कारपोरेट के बीच का ब्रिज होता है। अब जब 33 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए हैं तो ऐसे में चैम्बर्स पर भी इस बात का दबाव रहेगा कि आप बेहतर भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रोजेक्ट रियलाइजेशन में सरकार का सहयोग करें। बिल्कुल, हमारा सरकार का सहयोग पहले भी था और पीएचडी चैम्बर देश का 117 साल पुराना चैम्बर है, जिसमें 1,50,000 से ज्यादा कंपनीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम जो है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश की उन्नति के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारे कई मेहता जी शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा और स्थान दूंगा। मेरे साथ भाविक पारिक जी मौजूद हैं, कारपोरेट सेक्रेटरी हैं इंडो कनाडा चैम्बर के। बहुत शुक्रिया आपका पारिक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपके अनुभवों को समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, 33 लाख करोड़ के आसपास के हमें प्रपोजल्स प्राप्त हुए हैं। अब आप क्या नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं और इस इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या परसेप्शन बिजनेस कम्युनिटी के बीच गया है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक पार्ट बनने को मिला। बीइंग अ कैनेडियन, इतने सारे सिटीजन जो हमारे साथ आए हैं, अबाउट 16-17 लोग यहाँ पे आए हैं और उनका सभी का एक ही उद्देश्य था कि कुछ न कुछ कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो लोग निवेश कर पाए। जो द इंटरेस्ट ऑफ सेक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फर्स्ट वन, सेकंड वन इज द एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज द फूड इंडस्ट्री, जो फोर्थ वन पर्टिकुलरली है वो अपना टूरिज्म इंडस्ट्री है। समहाउ इंटरेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में भी है, जो चाहते हैं कि यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है तो उसमें भी कुछ निवेश कर पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे से लेके बड़े निवेशकों, उनको सिर्फ यहाँ पे निवेश नहीं करना है बट वो एक्सचेंज में यहाँ से कुछ लेके भी जाना चाहते हैं। आपने जो कनाडा के इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पर आप डेलीगेट के रूप में भी आप लोग आए, आप अपनी भूमिका का भी निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कनाडियन बिजनेसमैन यूपी में क्या अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं? आप यहाँ क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी और संभावनाएं तलाशते हैं? जी, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं यहाँ पे डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि वही हमारी पर्टिकुलरली मेरी स्ट्रेंथ है डाटा सेंटर। और वैसे ही डेटा सेंटर के साथ साथ जो कई निवेशक हमारे साथ है, उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री में, द लैंड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। जो हमारे मिनिस्टर आए थे डेयरी के टू ऑल द वे टू द यूपी, सॉरी ऑल द वे टू द कनाडा, जो जिनके साथ हमारे अभिषेक जी भी थे, सीईओ ऑफ द इन्वेस्ट यूपी, सभी का उन्होंने एक ही सुर में उन्होंने बात बताई कि आप अगर निवेश करेंगे तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एंड दे हैड अ प्लान, वो ऐसे ही नहीं आ गए थे, दे वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड और उसी वजह से हम यही चीजें हमको खींच के यहाँ पे यूपी में लेके आई है। तो आज हुई इन्वेस्टमेंट समिट से आप संतुष्ट महसूस करते हैं कि जो प्रपोजल्स आपने, आपके सहयोगियों ने, आपके कोलीग्स ने, आपके साथ के लोगों ने दिए हैं, वो प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तवज्जो दी जा रही है? आप संतुष्ट हैं?
जी, मैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन संतुष्ट हूँ। आप नहीं मानेंगे। नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगा, बिल्कुल सुरेंद्र जी नहीं मानेंगे, लेकिन अभी डिबेट के खत्म होते हुए उनको मना लिया जाएगा। आप बोले, प्लीज गो अहेड। क्योंकि मैं संजय जी के दोस्त हैं, वो मना लेते हैं बाद में। जी आप बोले। मैं सिर्फ एग्जीबिशन सेंटर में गया और मैं सिर्फ हॉल नंबर 1 से लेके सिर्फ 4 तक ही जा पाया। मैंने हर एक पर्टिकुलर बूथ पे मैंने समय मेरा व्यतीत किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो लोग प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, और हर एक के प्रोडक्ट इतने यूनिक है। और आई एम वो सरप्राइज कि चलो कोई कहेगा मेड इन इंडिया है, मेड इन कोई ऑल अदर स्टेट है, मगर यहाँ पे तो मुझे मेड इन लखनऊ के प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज में भी है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है, IT में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। So I was very happy। मैं तो कहता हूँ कि अब आप जब आ गए हो तो एक परमानेंट बिजनेस लिंक बिटवीन उत्तर प्रदेश और कनाडा के बीच अब स्टैब्लिश कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले नहीं था, ये पहले। और हमारा भी कुछ सामान वहाँ कनाडा ले जाइए और अपना भी थोड़ा सा लाइए, लेकिन हमारे यहाँ से ज्यादा ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ज्यादा बिजनेस दीजिए, हमें जरूरत है बिजनेस की। ऑलराइट, शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। उपासना अरोड़ा जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं यशोदा हॉस्पिटल की और बहुत ही जाना माना NCR का हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया आपका उपासना जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। आप क्या अपेक्षा रख रही थी इन्वेस्टर समिट से और उन अपेक्षाओं को कितनी प्रतिपूर्ति हुई, और हेल्थ सेक्टर में या मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी पॉलिसीज़ हैं आप लोग और क्या एक्सपेक्ट करते हैं यूपी की गवर्नमेंट से? नमस्कार एंड धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने निवेशकों के लिए बहुत ही रास्ता आसान कर दिया है, क्योंकि जब कोई कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। और हेल्थ केयर में आप देखें कि लखनऊ में ही कितने नए अस्पताल खुल गए। हम भी एक निवेशक हैं, हमने भी इसमें अपने काफ़ी हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमें ये विश्वास था, क्योंकि चूंकि हमारा अस्पताल पहले से है, लेकिन अब हम तेजी से इसको और अस्पताल नए बना रहे हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जैसा आप बाकियों से पूछ रहे थे कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फार्मास्यूटिकल जो है वो हेल्थ केयर एंड रिसर्च, ये 3 चीजें काफी ज्यादा। मैं बेसिकली फार्मा सेक्टर की बात कर रहा था कि उसका बड़ा स्कोप है यूपी में, स्पेशली ललितपुर की तरफ और बुंदेलखंड में भी यूपी गवर्नमेंट एक स्पेशलाइज्ड पॉलिसी फार्मा सेक्टर पर लाई है। जी बिल्कुल, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि लोगों ने जो दूसरे प्रदेशों में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो इधर मुड़कर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में चूंकि सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है वो काफी हेल्पफुल है। और हम लोग तो चूंकि एंड यूजर हैं, हमें पता है, हम काम करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं काफी चैम्बर से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं फिक्की की मेडिकल वैल्यू ट्रेवल की भी को चेयर हूँ। आपका अनुभव क्या कहता है कि जो लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं सरकार की, वो लोग आपके साथ ठीक से कोऑपरेट कर रहे हैं? आपको NOC वगैरह, लाइसेंसेस वगैरह, अप्रूवल वगैरह सब ऑन टाइम मिल रहा है? कोई व्यवधान, कोई परेशानी जो आप जिक्र करना चाहें? जी, मैं आपको ये बताने में बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि पहले PCPNDT जो एक्ट है वो अल्ट्रासाउंड का जो हम लोग को लाइसेंस मिलता था उसमें बड़ा टाइम लगता था और मशीन आके हमें वेट करना पड़ता था। जी। अब इतना आसान है कि हमें अगले दिन ही प्राप्त हो जाता है। और ऐसा सिर्फ एक लाइसेंस के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, तो हमारे सारे काम लाइसेंस के थ्रू होते हैं। तो वो जो एक पहले जमाने में कहा जाता था ना इंस्पेक्टर राज है, वो सब अब खत्म हो गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल भी अब उत्तर प्रदेश में। तो मैं ये मानूं कि यशोदा हॉस्पिटल कुछ और भी बड़े इन्वेस्टमेंट लखनऊ वगैरह में भी या ईस्ट यूपी में भी जाने का आप लोग का प्लान है कुछ? देखिए, अभी तो हम नोएडा और इंदिरापुरम में 2 बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और अगर ईश्वर की कृपा रही और हमें ऐसा लगा कि हमें आगे जाने की जरूरत है तो हम ऐसा जरूर करेंगे। स्वागत है आपका लखनऊ में, वाराणसी में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी सब व्यवस्था कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। नहीं, सुरेंद्र जी इस मामले में बड़े मददगार व्यक्ति भी हैं, संजय जी से बात भी करके अपना मैनेज कर देते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज आप तो इन्वेस्टर समिट का हिस्सा थे, आप भी मौजूद थे और सब चीज़ों को आपने गौर किया है। आपने क्या महसूस किया इस समिट को लेकर और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर आज जो रोड मैप तैयार हुआ है? अगर हम इसका
50% 60% भी रियलाइजेशन कर ले गए तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। देखिए, ये बात तो सही है कि कितना ज़मीन पर उतरेगा और उसकी वो किस रूप में होगा, लेकिन आज का दिन उत्तर प्रदेश में ये बात साफ करता है कि आज मंदिर मस्जिद और शिवालयों की नहीं, आज रोजगार और निवालों की बात हो रही है। और ये कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश में तरक्की और खुशहाली कैसे आए, उसका एक बहुत बड़ा खाका आज उत्तर प्रदेश में खींचा गया। एक निवेश का जो महाकुंभ है वो आज पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। यूपी को लोग ये कहते थे कि भाई बीमारू राज्य है, 80% लोग यहाँ खेती किसानी पर निर्भर हैं, आर्थिक विकास के नाम पर हमारे पास कुछ था नहीं, जब कुछ वो खेती से पैदा करो, खाओ, सो जाओ, और उतने तक था। गन्ना और जो नकदी कुछ फसलें थी उन पर हम लोग निर्भर थे। लेकिन परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, चीज़ें आ रही हैं। आज लखनऊ की सुंदरता और लखनऊ को जिस तरह से सजाया गया उत्तर प्रदेश को, वो भी लोगों ने, दुनिया ने देखा। ब्रजेश जी, एक मौका है कि आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समिति हुई इंटरनेशनल स्तर की। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं और हम एक मीडिया के तौर पर क्या हमको इस चीज़ की कोई आलोचना करनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में कोई एक नई चीज़ आ रही है, आने वाले 4 साल 5 साल योगी सरकार के पास है, वो इन चीज़ों को धरातल पर लाने की कोशिश करेगी, तो हमको जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं सबको इसका स्वागत करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि जो भी आएगा वो प्लस ही करेगा। लोग कहते हैं कि दृढ़ संकल्प हो, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो दिखाया। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी ताकत, मजबूती, मेहनत दिखाई। सबका एक टोटलिटी में आज रिजल्ट, परिणाम सामने है। पूरे दुनिया के उद्योगपति आए, मंत्री आए, हिंदुस्तान के तमाम बड़े लोग आए, प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कहीं। डबल इंजन की जो सरकार की लोग बात करते हैं, उसका फ़ायदा आज के जैसे इन्वेस्टर समिट में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि केंद्र जहां इच्छुक होता है वहां पर देश के भी उद्योगपति अपने आप इच्छुक हो जाते हैं, वो आते हैं। यूपी को बदलाव को महसूस कर सकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के रूप में हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे के रूप में हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों का सुधार हो, उद्योग हो, आईटी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, गुंडागर्दी लूटमार हो, कानून व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों पर बड़ा कड़ा नियंत्रण किया और उसने स्वरूप को बदला इस प्रदेश में। तो ये दुनिया के देशों का जो आज समर्थन मिला, वो भारत के विकास को और भारत के ग्रोथ में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को बहुत पुख्ता करता है और यूपी को बताता है कि आने वाले वक्त में हम एक लीडर होंगे उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में और ग्रोथ लीडर होंगे। और इसमें योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ की मेहनत बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इस बात से भी इनकार नहीं आप कर सकते कि पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगातार बदलने की कोशिश हुई है। मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, कंपटीशन हुआ कि अखिलेश ने ज़्यादा विकास कराया या योगी ने कराया। योगी को 2 टर्म मिले तो स्वाभाविक है उनके पास केंद्र की भी ताकत है, वो उनका अपर हैंड जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की पहचान तेजी से तरक्की करते हुए राज्य के रूप में हो रही है। 32 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। आपने कहा 50%, हम तो कहते हैं 25% आ गया तो 10 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ दिखने लगेगा, बहुत फैक्ट्रियां दिखने लगेंगी, उद्योग दिखने लगेंगे, बहुत सारे रोजगार के अवसर दिखने लगेंगे। मैं ये नहीं कहता कोई चमत्कार हो गया, आज कोई बहुत बड़ा हाई मास्ट लग गया, उजाला फैल गया चारों ओर, लोगों के जीवन से दुख दूर हो गया। लेकिन नींव पड़ती है, मकान एक दिन में नहीं बनता है। बड़ी बड़ी इमारतें कई कई साल में बनती हैं और उसी की देन है कि ये कई साल में ये तस्वीर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदलेंगी। हमेशा इतिहास से आप सबक ले सकते हैं कि जो लोगों ने काम किया उनको इतिहास याद रखता है। नहीं, बहुत सारे राजा हुए, वो कब रंक बन गए, कब मिट्टी में मिल गए, उनको लोगों ने जाना नहीं है। तो आज नरेंद्र मोदी ने
उत्तर प्रदेश से सांसद होने का अपना कर्ज एक चुकाया है। यूपी की जनता ने जो उनको बार बार जिताया, उसका वो फर्ज वो आज वो निभा कर गए हैं। इसका स्वागत होना चाहिए। ब्रजेश जी, तरक्की सबको अच्छी लगती है, सबको चाहिए। विपक्ष में जो लोग हैं वो कभी सत्ता में भी थे, उन्होंने भी काम किया, उनका भी स्वागत है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे, तू तैयार रहना, आजमाने वाले भी मिलेंगे। और झूठी शान के परिंदे ही कुछ ज्यादा फड़फड़ाते हैं, तरक्की के बाज उड़ान में कभी आवाज नहीं किया करते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुरेंद्र राजपूत के शेर का जवाब उनके शेर से ही दिया। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, आप डिबेट के पहले चरण में कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं आपको सवाल देता हूँ। गो हेड। नहीं, इतनी जो विशेषज्ञ हैं उनकी बातों के बाद मुझे लगता है कि सुरेंद्र भाई को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके आंकड़ों के दुरुस्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सुरेंद्र भाई कागज़ और पेंसिल निकाल लें और कृपया नोट करें। मैं इनको एक तिथि याद दिलाना चाहूँगा, 31 अक्टूबर 2022, जगह का नाम है ग्रेटर नोएडा। अभी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात करे थे ना, 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 6,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क के यटा डाटा सेंटर का उद्घाटन हुआ और 20 में इसको लैंड अलॉट हुई थी और 22 में यह टावर बनकर इसमें काम शुरू हो गया और लगभग 3,500 लोगों को रोजगार मिला। मैं समझता हूं कि ये जिसमें ये कहते हैं कि 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरी बात इन्होंने खुद स्वीकारी थी कि हरदोई में कैसे बेबले स्कॉट रिवॉल्वर का निर्माण शुरू हुआ। मैं तो कहता हूं कि आप देखिए, अमेठी के अंदर असॉल्ट राइफल 203 का निर्माण शुरू हुआ है। आपकी प्री जगह है, वहां से समझ में आएगा। और आप तो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होना है और वहां पर सारी तैयारियां और जो उसका इंस्टीट्यूट है वो बनना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि राजपूत जी, राजनीतिक मतभेद को दूर रखते हुए उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर भी आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम से कम उनका भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं इस डिबेट में और कई चैम्बर्स को भी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव भी। उन्होंने अपनी कई सलाहें भी दी हैं। उनको लेकर आप कोई अपना मैकेनिज्म डेवलप करेंगे? नहीं, ये जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, देखो पारिक जी ने कितनी अच्छी बात की। इसमें मुझे लगता है कि इसमें शायद पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कोई जो कॉमर्स वो है वो इसका को पार्टनर भी है जी। तो फिक्की और सीआईआई, हाँ मुकेश भाई बता रहे हैं। तो सरकार ने इस बात का बहुत, मैंने कहा ना कि होमवर्क बहुत अच्छा किया है और ऐसे जो चैम्बर्स हैं उनको अपने साथ में लिया है, उनकी बातों को सुना है और बातों को सुनने के बाद जिस बात को मैं पहले जिक्र कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की 25 से ज्यादा पॉलिसीज को चेंज किया है। इसी कारण है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने जब पूरी दुनिया में दौड़ लगाई और देश में भी जब उन्होंने लोगों से बात की तो उन बदली हुई पॉलिसीज के बेस पर उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में आना स्वीकार किया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और जिस प्रकार के प्रोसेस में आप सबसे मदद लीजिए, जितने निश्चित रूप से मदद सबका स्वागत है और सबका स्वागत क्या है? ही क्यों करेंगे? नहीं, आप सबकी भी मदद लीजिए, सबका स्वागत है और सबकी मदद लीजिए। राजपूत जी का भी स्वागत है। बॉस, मैं तो इनको मना रहा हूँ। अरे सुरेंद्र जी, अब मान जाओ, छोड़ो गुस्सा, मिलकर काम करते हैं ना, यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ाते। पॉलिटिकल मतभेद करना इनके साथ खूब, पोस्टर लगाना इनके खिलाफ, होर्डिंग लगाना, बयान देना, पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, लेट्स वेलकम। आइए स्वागत करें। ब्रजेश भाई, मैं पूरी तरीके से खुले दिल से इन्वेस्टमेंट का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आए तो मैं आपके सामने सिर्फ 3 चीजें रखता हूं। चौथी बात मैं मोहित सूरी के लिए कहूंगा, वो आखिरी में। पहली बात, 19 देशों में गए, 19 देशों में सबसे बड़ा इन्होंने एमओयू किसके साथ साइन किया? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ $42 बिलियन का साइन किया था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपके अपने ऑफिस के एक कमरे से भी छोटी है, जिसमें कुछ नहीं था, $42 बिलियन का, और कहने लगे थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इनकी सच्चाई है। बाहर अफसरों को और अधिकारियों को और मंत्रियों को भेज करके ये क्या लाए हैं, इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो 2018 में इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी
गौतम अडानी ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 30,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। ऑन रिकॉर्ड है, इनके पास होगा, संजय चौधरी के पास, नहीं तो मैं भेज दूंगा। कुल गौतम अडानी की 21 लाख करोड़ की संपत्ति वाले गौतम अडानी के पास कुल 23,000 एम्प्लॉय हैं आज, और वो ये कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का यूपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना किया जरा बता दें। और 23,000 एम्प्लॉय आज हैं, इस समय वो 30,000 एम्प्लॉय कह रहे थे उत्तर प्रदेश में। ये कथनी और करनी में फर्क है। इसके बाद आ जाए, क्या हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल विकास हो। लखनऊ में टेल्को किसने लगवाया? HAL किसने लगवाई? जो आज ये जिस कोरबा के HAL पे बात कर रहे हैं, एसॉल्ट राइफल की फैक्ट्री लेकर के कौन आया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में कौन लेकर के आया? कानपुर की लाल इमली से लेकर के सारी कपड़ा मिलों को आप भूल जाएंगे? मुरादाबाद के आप बर्तन के कामों को भूल जाएंगे सूरी जी? अलीगढ़ के तालों को भूल जाएंगे? या नोएडा सिटी जो एकमात्र आजाद भारत के बाद उत्तर प्रदेश में, आजाद भारत में एकमात्र नई सिटी जो पैदा की, नोएडा सिटी। तो क्या हम ये नहीं पूछ सकते कि भाई पिछली बार जो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी असलियत क्या है? और तीसरी चीज, मोहित सूरी जी यहां पर, हाँ बस 10 सेकंड, यहां पर मोहित सूरी जी अपने रोल का निर्वहन करें, चाटुकारिता के रोल का निर्वहन न करें। सर प्लीज, संजय चौधरी, नहीं पॉलिटिकल लोग, ये पॉलिटिकल लोगों से बदतर लोग, ऐसे कमेंट पास ना नहीं पॉलिटिकल लोग से ये बदतर लोग, क्योंकि आज की डेट में अपनी चाटुकारिता, इस तरह के कमेंट सर मैंने और किसी के लिए नहीं कहा, सब मेरे सम्मानित हैं, चाहे वो यशोदा हॉस्पिटल की हो, मुकेश सिंह जी आप मुझे बताइए। थैंक यू सर, पारिक साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन मोहित सूरी थैंक यू सर, चाटुकार आदमी। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के इस कमेंट का कंडेम करता हूं एज ए चैंबर ऑफ कॉमर्स। ये पर्सनल आप किसी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को आप नहीं बोल सकते। अगर हम लोग पॉलिटिकल नहीं बोलते तो आप इस तरह के पर्सनल आक्षेप मत लगाइए। मैं कभी देखो मुकेश, चाटुकारिता आप कांग्रेस की करते हैं, हम भी कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप कतई पर्सनल कमेंट मत करिए। मैंने यशोदा हॉस्पिटल की निदेशक साहिबा के लिए नहीं कहा, लेकिन जो सिर्फ मुकेश सिंह की आवाज। ओके गो अहेड मुकेश जी। देखिए मैं संजय, जो ब्रजेश जी अभी आप पूछ रहे थे संजय जी से इंडस्ट्रियल चैम्बर्स का जो रोल है सरकार को स्ट्रेंथन करने का, मैं एक बात और बता दूं जो मिस हो गई थी। यूपी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड 50 से ज्यादा चैम्बर्स को कनेक्ट किया है, इधर पार्टनर कंट्रीज के रूप में या चैम्बर्स को। हम लोग जिस हॉल में थे, मैं भाविक, हम लोग सब लोग हॉल नंबर 1 में थे, वहां पर चाहे वो यूके चैम्बर हो, यूरो चैम्बर हो, इटली हो, यूएई हो, पूरे वर्ल्ड वाइड जब अभी सारे देशों का दौरा सरकार ने किया था, 50 से ज्यादा चैम्बर्स को इन्वेस्टमेंट लाने में कनेक्ट किया था। और आए मोहित सूरी जी हैं, उनका भी बहुत लार्ज बेस है डोमेस्टिक में। रंजीत जी PhD CCI को कर रहे हैं, उपासना जी हमारी, मैंने ये कहा ना कि देखो एक जो ब्रिज का काम करता है ना, बिल्कुल हम सबकी जिम्मेदारी है, फॉलो अप पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं। और एक बात और, जो आप भाविक जी को कह रहे थे, आप अप्रिशिएट कर रहे थे, अप्रिशिएट किया भाई उनको। हाँ, और भाविक जी ये कहा कि यहां से ज्यादा ले जाओ ताकि हमारा ठीक रहे। मैं एक बात शेयर करता हूं आपको, भाविक जी ने दोपहर में ही मुझसे कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में आने को इच्छुक है, खुद अपना बिजनेस को यहां बढ़ाने के लिए। तो एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में बन चुका है। मोहित सूरी जी, मैं सर आप, मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किस सेक्टर में आप ज्यादा संभावनाएं तलाशते हैं कि हमें किस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है? गो अहेड। सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस वालों को बोलना, सर प्लीज सर, हमें पॉलिटिकल बात नहीं करनी सर। मैंने राजीव गांधी और ND तिवारी को भी अप्रिशिएट किया था, शायद वो उनको कांग्रेस का नहीं मानते। सेकेंडली सर, इस वक्त आप बोलते रहें, आप सूरी जी बोलें। And it is synchronizing with the world. The world is looking into India. कोविड के बाद जो इंडिया एक China +1 का ऑप्शन इंडिया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप +1 है हमारे पास। सर हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है? फार्मा पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एग्रीकल्चर, IT, ITS? सर फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, EV व्हीकल्स, ये हम लोगों का मेन एरिया होना चाहिए अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी। ओके, फार्मा के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? हम क्या और बेहतर कर सकते हैं? लॉजिस्टिक और अच्छा कर सकते हैं? हाँ सर, लॉजिस्टिक हम अच्छा कर सकते हैं, और जैसे हमारे यूपी में एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहे हैं, उसमें मेरे को पूरी उम्मीद है लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत एक बड़ा बेस है। मुझे लगता है ये थोड़ा इग्नोर हो रहा है, हमें लॉजिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। रंजीत मेहता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी इस वक्त है, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं या बन रहे हैं, ऐसे में लॉजिस्टिक का हमारे पास बड़ा एक मेजर हब तैयार हो सकता है। कम से कम 25 करोड़ तो हम ही लोग हैं।
जी बिल्कुल, लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है ओवरऑल डेवलपमेंट में, क्योंकि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट करीब 14 से 15% है, जबकि विकसित देशों में वो करीब 8 से 9% है। ये जो है प्रधानमंत्री जी का सपना है और उसके लिए उन्होंने गति शक्ति मिशन का लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश आज जो है एक्सप्रेस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो एक वाटरवेज का यहाँ पे संचालन हुआ है वो एक सर वेयर हाउस वालों को लाओ सर, यहाँ बहुत स्कोप है, अप्रिशिएबल लैंड भी है, कनेक्टिविटी भी है सर, और कंज्यूमर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या शानदार तिकड़ी है सर। बिल्कुल ओवरऑल आपने ठीक कहा, एक बिल्कुल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट जरूर ये सरकार के एजेंडा में है, कई हमारे मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं। ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे विकसित करने की जरूरत है, जिसमें आज जो है सिंस एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसमें जो है ऑलरेडी जो है एक फ्रेट कॉरिडोर्स का जो कि प्रधानमंत्री जी ने बात करी। अभी आप सबकी बात सुनने के बाद मैंने अभी खुद ये तय किया मेहता जी समुद्र कि कुछ वक्त के बाद, 1 महीने के बाद या होली के पहले एक समिट का आयोजन भारत समाचार करेगा, जिसमें हम आप सबके सुझावों का स्वागत करेंगे कि कैसे हम आर्थिक गतिशीलता को बढ़ा सकें, और आप सबको उसमें इनवाइट भी करेंगे। पारिक जी ये बताइए कि हम आपको और कैसे, बहुत ही एक आपका अच्छा काम मैं ओपन अनाउंसमेंट करता हूं कि हम एक बड़ी समिट करेंगे ताकि हम आप सबको कैसे फैसिलिटेट कर सकें, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। पारिक जी ये बताइए कि हम आपके लिए और क्या करें ताकि आप हमारे यहाँ ज़्यादा निवेश करें, और क्या फैसिलिटी आप हमसे चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है वो बहुत फॉर्च्यूनेट है विद द हेल्प ऑफ IIT यू हैव, आपके पास IIM है, तो एक एजुकेशन सेक्टर ऑलरेडी भरा पड़ा है। अब उनमें जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स उभर के आ रहे हैं, उस स्टार्टअप्स को आप कनेक्ट करें विद द इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको निवेशकों की जरूरत है, हम बैठे हैं आपको यकीन दिला रहे हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट की जो पूरी भरमार पड़ी है ग्लोबल लेवल पे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, प्लीज कंटिन्यू। और तीसरी बात कि अगर नहीं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ आपका भला, और आप सुरेंद्र जी की चिंता मत करो, ये दोस्त हैं, इनको हम लोग मना लेंगे, आप बोल दो। सर हम तो आपके साथ हैं, मोहित सूरी को एक सेकंड, आप सुरेंद्र जी आप पर्सनल एजेंडा मत बनाओ, के साथ हैं सर। आप पारिक जी को बोलने दो, इतनी दूर से आए कनाडा से सर, 4 समंदर पार करके आए बेचारे। बोलो आप पारिक जी। जी, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ना तो मैं किसी के लिए किसी चीज का बुरा मानता हूँ, बट मैं यहाँ पे ओपन माइंड से आया हूँ कि यहाँ पे मुझे निवेश तो करना ही करना है। बहुत बढ़िया, हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरे साथ उपासना अरोड़ा जी मौजूद है। उपासना जी देखिए, मेदांता लखनऊ यूनिट शानदार काम कर रही है, बड़ा मतलब उनका इन्वेस्टमेंट बहुत, उनको उसका प्रॉफिट भी है। अपोलो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्यों नहीं आप लोग लखनऊ और ईस्ट यूपी की तरफ फोकस करना चाहती? आइए, मोस्ट वेलकम। नहीं, रिटर्न की पूरी गारंटी। प्रदेश पूरा हमारा है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और प्रदेश में जहां भी हमें लगेगा कि हमें जाना चाहिए हम अवश्य जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ईज ऑफ बिजनेस है इस समय, तो आपके लिए चीजें आसान हैं। तो डेफिनेटली अगर हमें ऐसा लगेगा कि प्रदेश के किसी और हिस्से में यशोदा अस्पताल की जरूरत है तो हम अवश्य जाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने बड़े सारे शेर सुनाए, तो मैं सोचती हूँ मैं भी एक शेर सुना दूं। आज तो मुझे पता होता तो मैं तो बाकायदा बिजनेस मुशायरा बुला लेता। यस मैडम, गो अहेड प्लीज। कि उत्तर प्रदेश के लिए मैं कह सकती हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जमाने में आपके हुनर बोलते हैं। ओके सुरेंद्र जी, प्रदेश अब एक काउंटर शेर सुरेंद्र राजपूत से सुन लीजिए, बहुत बेहतरीन शायर हैं। यस, एक दीजिए और बात खत्म करिए, आज गुस्सा छोड़ो, बोलो एक शेर मारो। कहते हैं ना कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा, आपका रह गया चौधरी साहब। संजय जी, तेरे इस बेवफाई पर फिदा होती है जा मेरी, खुदा जाने अगर तुझमें वफा होती तो क्या होता। सर ऐसा बिजनेस मुशायरा कहीं नहीं हुआ होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि होली के पहले भारत समाचार जो कॉन्क्लेव आयोजित करेगा उस सब में मैं आप सबको आमंत्रित भी करूंगा। और बहुत शुक्रिया आप सब इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित हुए, और बहन भाइयों आप सबका भी शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।